व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज लास्ट क्लास में हमने पूरा का पूरा आरटीपी देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से किस तरीके के सवाल आ सकते हैं। आज हम लोग जो फर्दर एक्ट्स हैं हमारे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एलएलपी हो गया, मल्टीपल एक्ट्स हैं हमारे पास, उनको हम लोग देखते हैं कि बचे हुए एक्ट से किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं और उनको बहुत अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों को साथ साथ आंसर्स भी दिखा दूंगा, तो आप लोग को पता रहेगा कि कहां पे क्या आंसर, ऑल्दो हम समझ के चलेंगे पूरा का पूरा, बट वो इंपॉर्टेंट होता है कि हाँ किस तरीके से चीजें लिखनी है, राइट। तो चलो शुरू करते हैं जल्दी से। कॉपी पेन ले आओ अपने पास, अपने हिसाब से लिखते चलना, देखो याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, एंड लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारे पास सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से शुरुआत होगी। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में क्या है हमारा सबसे पहला सवाल, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। आपको पूरे कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स। बच्चों स्पेसिफाइड गुड्स थे, वो डिस्ट्रॉय अगर हो जाएं, कब? बिफोर मेकिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। लो जी, कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले ही। बताओ बच्चों जी, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं? क्या वो एग्रीमेंट वैलिड रहता है? मतलब अभी तो बना ही नहीं है, तो वैलिड क्या रहना? वॉइड हो जाता है, खत्म हो जाता है। एंड आफ्टर द एटीएस एग्रीमेंट टू सेल अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। लो जी, एग्रीमेंट टू सेल था, ठीक है, अभी सेल नहीं हुई थी, एग्रीमेंट टू सेल हुआ था और उससे पहले ही गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। तो बच्चों अगर एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, अभी सेल तो नहीं हुई है, तो इसका मतलब तो यही है कि अभी कन्वर्जन तो नहीं हुआ है एग्रीमेंट टू सेल का सेल में। तो यहां पे भी अगर पहले ही गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो ये भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। देखो क्या लिखा हुआ है, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस। अब देखो बच्चों, यहां पे फिर से सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेक्शन 7, सेक्शन याद रहा? बहुत अच्छे, कोशिश कर लेना, इंपॉर्टेंट कुछ सेक्शंस याद कर लेना, नहीं रहा कोई बात नहीं, ठीक है, गलत सेक्शन मत लिख के आना। कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इज वॉइड। वॉइड हो जाता है अगर एट द टाइम जब कॉन्ट्रैक्ट बना था गुड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर पेरिश्ड और सो डैमेज हो जाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बेसिकली वॉइड है, ठीक है। दूसरा भी यही है बच्चों, दूसरा क्या है, अगर गुड्स खराब हो जाते हैं बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, ये भी बच्चों जी वॉइड ही होगा। डन सर, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, व्हाट आर द इंप्लाइड कंडीशंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ऑल्सो स्टेट द इंप्लाइड वारंटीज ऑपरेटिव अंडर द एक्ट। बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन में मेरे पास कुछ समझाने के लिए एज इफ है नहीं इसके अंदर। आपने देख लिया कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, और ये क्वेश्चन क्या है, एक तो इंप्लाइड कंडीशंस बतानी है, किसके अंदर बतानी है? सेल बाय सैंपल। लो जी, सबसे पहले तो हमारे पास हो गया सेल बाय सैंपल में क्या क्या कंडीशंस होती हैं। सेल बाय सैंपल में आपने पढ़ा था सैंपल से मैच करना चाहिए, उसके बाद सामने वाले को रीजनेबल टाइम मिलना चाहिए ताकि वो मैच कर पाए कि चीजें ठीक से बनी है या नहीं बनी है, और वो अनमर्चेंटेबल नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो देखो कंडीशंस क्या क्या थी, द बल्क शेल कॉरस्पॉन्ड टू द सैंपल, द बायर शेल हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ताकि वो कंपेयर कर पाए, एंड गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट रेंडरिंग देम अनमर्चेंटेबल। पूरा का पूरा बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, याद किया है, तो आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है। इसी के साथ बच्चों एक और डायरेक्ट, स्टेट द इंप्लाइड वारंटीज। कौन कौन सी इंप्लाइड वारंटीज भी होती हैं? इंप्लाइड वारंटीज में भी हमने पढ़ा था ना, बेसिकली अनडिस्टर्ब पोजीशन, राइट। पूरी की पूरी वारंटी वाला टॉपिक बहुत अच्छे से याद करना है। जब मैंने वारंटी वाला टॉपिक पढ़ाया था तब भी आपको बोला था इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लो। देखो क्वेश्चन भी आया हुआ है इसका आरटीपी में, इंपॉर्टेंट है, इंप्लाइड वारंटीज पे क्वेश्चन बन जाता है, याद करके चलना, ठीक है। चलो सर, ये तो यही क्वेश्चन है। देखो बच्चों, इंप्लाइड वारंटीज वही, वारंटी हैज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन, वारंटी हैज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंसेस, वारंटी हैज टू क्वालिटी और फिटनेस, और डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, ये सब पढ़ाए हैं। अगला सवाल अब आया, देखो बढ़िया सवाल, क्या लिखा है, लिखा हुआ है शुभांगी टू अ ज्वेलरी शॉप। शुभांगी मेन केस लॉ की
मेन, जैसे हमारा चिंटू होता है हर केस लॉ में, मेन कैरेक्टर यहाँ पे शुभांगी है। शुभांगी वेंट टू अ ज्वेलरी शॉप एंड आस्क्ड द सेल्स गर्ल टू शो हर डायमंड नेकलेस विद सफायर स्टोन्स। ओके, लो जी, उसने बोला डायमंड नेकलेस चाहिए विद सफायर स्टोन्स। अब बच्चों देखो, स्पेसिफिक चीज बता रही है कि मुझे सफायर स्टोन वाला ही नेकलेस चाहिए। हुआ क्या है, ज्वेलर टोल्ड हर दैट वी हैव अ लॉट ऑफ डिजाइन्स ऑफ डायमंड नेकलेस बट विद ब्लू स्टोन्स। ज्वेलर ने बोला हमारे पास बहुत सारे डिजाइन हैं बट ब्लू स्टोन्स है, सफायर स्टोन्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इफ शी चूजेस फॉर हरसेल्फ एनी स्पेशल डिजाइन विद ब्लू स्टोन दे विल रिप्लेस ब्लू स्टोन्स विद सफायर स्टोन्स। बहुत सिंपल सी बात है, ज्वेलर ने बोला कि आप डिजाइन देख लो, आपको डिजाइन पसंद आता है आप चूज कर लो, हम नीले स्टोन बदल के उसमें सफायर डाल देंगे। ठीक है जी, बट फॉर द सफायर स्टोन्स दे विल चार्ज सम एक्स्ट्रा कॉस्ट। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है कि वो कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, शुभांगी सेलेक्टेड अ ब्यूटीफुल डिजाइनर नेकलेस एंड पेड फॉर इट। शुभांगी ने पेमेंट भी कर दी। शी ऑल्सो पेड द एक्स्ट्रा कॉस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, उसने एक्स्ट्रा कॉस्ट भी पे कर दिया। ज्वेलर रिक्वेस्टेड हर टू कम बैक अ वीक लेटर फॉर द डिलीवरी ऑफ द नेकलेस। ज्वेलर ने बोला भाई एक हफ्ते बाद आ जाना, हम रेडी रखेंगे। ठीक है, when she came after a week to take delivery of the necklace, she noticed that due to sapphire stones, the design of the necklace had been completely disturbed. लो जी, अब बना सवाल, हुआ क्या, जब वो लेने के लिए आई उसने देखा नेकलेस का तो डिजाइन ही बदल दिया इन्होंने, जबकि इन्होंने क्या प्रॉमिस किया था कि हम सिर्फ स्टोन चेंज करेंगे, ब्लू की जगह सफायर डाल देंगे। लेकिन यहां पे तो क्या हुआ है, यहां पे तो बच्चों पूरा का पूरा डिजाइन ही बदल गया। नाउ शी वांट्स टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। सोचो, अब वो चाहती है कि भाई कैंसिल करो, मेरे पैसे वापस करो। सीधी सीधी सी बात है। आस्क द मैनेजर टू गिव हर मनी बैक बट ही डिनाइड फॉर द सेम। बताओ जी, सवाल बन गया बढ़िया। क्या सवाल बना, जो चीज मांगी गई थी वो चीज नहीं बन रही है, राइट, चीजें ही चेंज हो चुकी हैं। अब हो क्या रहा है, स्टेट विद रीजंस वेदर शुभांगी कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द ज्वेलर। क्या वो ये अमाउंट रिकवर कर सकती है? बताओ जी, सबसे पहला तो सवाल यही है, क्या शुभांगी जो है इस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से, क्या शुभांगी यहां पे अपना अमाउंट रिकवर कर सकती है क्या ज्वेलर से? द आंसर इज डेफिनेटली यस। बच्चों देखो, बहुत सिंपल सी बात है, उसने जो डिजाइन चूज करा ये तो डिजाइन है ही नहीं भाई। जो चीज वो मांग रही है वो आप उसको दे ही नहीं रहे, आपने चेंज कर दिया, तो वो उस चीज के पैसे उस चीज के थोड़े दिए जो आप दे रहे हो उसको। उसने जिस चीज के पैसे दिए थे वो मिलना चाहिए था। अगर वो तब मना करती तब तो आप एज अ सेलर बोल सकते थे कि नहीं भाई वापस नहीं होगा, लेकिन आप जब उसको चीज ही बदल के दे रहे हो तो उस सिनेरियो में तो वो 100% ये बोलेगी मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना भाई, मेरे पैसे वापस करो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ ज्वेलर सेज, अगर ज्वेलर ये बोले कि ही कैन चेंज द डिजाइन, वो अब बोल रहा है कि मैं डिजाइन चेंज कर दूंगा लेकिन मुझे उस चीज का एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। अब बताओ बच्चों, ये भी बढ़िया सवाल है। ज्वेलर बोल रहा है कि मैं डिजाइन चेंज कर दूंगा लेकिन मैं उस चीज का एक्स्ट्रा पैसा लूंगा। भाई तुम क्यों पे करोगे एक्स्ट्रा पैसा? हमने दे तो दिया पहले पैसा कि आप ब्लू स्टोन की जगह सफायर लगाओगे तो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी मैंने दे दी। अब तुमने गलत बनाया, तुमने वहां पे गलती करी, उस चीज की भरपाई मैं क्यों करूं भाई? तो यहां पे भी उसको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा। अगर शुभांगी बोल रही है उसको पैसा वापस मिलने, तो कोर्ट ऑफ लॉ भी उसको पैसा वापस दिलाएगी। क्या है बच्चों, देखो, as per section 4(3) of the sales of goods act, under a contract of sale the property in the goods is transferred from seller to buyer, the contract is called a sale। बोल रहा है जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है उसको हम सेल बोलते हैं। बट where the transfer of property is to take place at a future time or subject to some condition। बोल रहा है कि अगर फ्यूचर में होना हो या कुछ कंडीशन पे होना हो। अब यहाँ पे क्या कंडीशन थी, डिजाइन सेम होना चाहिए, ब्लू स्टोन की जगह सफायर स्टोन होना चाहिए, है ना। Thereafter be fulfilled, the contract is called an agreement to sell, and as per section 4 an agreement to sell becomes a sale when the time elapse। अब agreement to sell सेल कब बनेगा, या तो टाइम चला जाए या फिर जो कंडीशंस थी वो फुलफिल हो जाए। लेकिन यहां पे क्या हुआ है कि एग्रीमेंट टू सेल जो था बिटवीन शुभांगी एंड ज्वेलर एंड नॉट अ सेल, ये सेल नहीं है, ये क्या था, एग्रीमेंट टू सेल था। भले ही पेमेंट कर दी गई हो, ये एटीएस है, ये सेल नहीं है। तो जब तक सेल नहीं हुई तब तक शुभांगी जो है कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकती है। उसके पास पूरा अधिकार है कि भैया अगर जिस कंडीशन पे बात हुई थी वो चीज आप नहीं दोगे तो वो पैसा वापस मांग सकती है। इवन दो द पेमेंट वाज मेड
द प्रॉपर्टी इन द गुड्स कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली आफ्टर द, सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस फिक्स बिटवीन बायर एंड सेलर। अब से फायर स्टोन्स की वजह से ओरिजिनल डिजाइन जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है, तो इस केस में शुभांगी के पास अधिकार है टू अवॉइड द एग्रीमेंट। देख रहे हो बच्चों, लिखना किस तरीके से है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से रिलेट कर रहा है कि देखो एटीएस था, सेल थी ही नहीं, एग्रीमेंट टू सेल था, फ्यूचर डेट पे होना था, कंडीशंस के साथ होना था। अब वो कंडीशन से फुलफिल नहीं हुई तो ये कभी भी सेल में कन्वर्ट तो होने ही नहीं वाला है, तो शुभांगी चाहे तो रिसाइन कर सकती है। इफ ज्वेलर ऑफर्स टू ब्रिंग द नेकलेस इन ओरिजिनल पोजीशन बाय रिपेयरिंग ही कैन नॉट चार्ज एक्स्ट्रा कॉस्ट, वो कुछ भी एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज नहीं कर सकता। ठीक है जी, ओके, परफेक्ट सर। नेक्स्ट अगला क्या आ रहा है देखो, जे अ होलसेलर ऑफ प्रीमियम बासमती राइस। लो जी, जे कौन है, एक होलसेलर है, प्रीमियम बासमती राइस बेचता है। डिलीवर्ड ऑन अप्रूवल 100 बैग्स ऑफ राइस ऑफ 10 kg टू अ लोकल रिटेलर ऑन सेल और रिटर्नेबल बेसिस। लो बच्चों, सेल और रिटर्न बेसिस का क्वेश्चन, सेल और रिटर्न बेसिस मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा है और वहां पे बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना। देखो सवाल आया आरटीपी में क्या था, जे ने 100 बैग भेजे 10 kg के हिसाब से और उसने बोला था कि एक महीने के अंदर अंदर या तो सेल हो जाएगी या रिटर्न कर दूंगा, वापस कर दूंगा। नेक्स्ट डे द रिटेलर सोल्ड 5 बैग्स ऑफ राइस टू अ रेगुलर कस्टमर के। लो जी, जो रिटेलर है, ठीक है, लोकल रिटेलर का नाम आर रख लेते हैं, इसने 5 बैग, 100 में से 5 कट्टे जो हैं बेच दिए एक किसी कस्टमर को। ठीक है, एक हफ्ते बाद के इन्फॉर्म द रिटेलर, जो कस्टमर था, कस्टमर का नाम क्या है, के, उसने रिटेलर को बताया, क्या बताया, कि जो क्वालिटी ऑफ राइस है वो एज पर द प्राइस नहीं है, जो आप पैसा ले रहे हो वैसी क्वालिटी नहीं है। द रिटेलर नाउ वांट्स टू रिटर्न ऑल द राइस बैग्स टू जे। अब जो रिटेलर है वो क्या करना चाहता है, सारे के सारे बैग्स जो है वापस करना चाहता है जे को, इंक्लूडिंग 4 बैग्स नॉट यूज्ड बाय के। कौन से 4 बैग, जो अभी के ने यूज नहीं करे। सवाल है कि क्या रिटेलर ऐसा कर सकता है, क्या रिटेलर ऐसा कर सकता है। बच्चों देखो एक बात सुनो, यहां पे उसने 100 बैग खरीदे थे, 100 में से 5 वो ऑलरेडी बेच चुका है, वो उसके पास से भी जा चुके हैं, वो ओनरशिप पोजीशन सब ट्रांसफर कर चुका है, तो उसके पास तो 95 बैग्स ही है ना। तो अगर उसको रिटर्न भी करने हैं तो रिटर्न करने का अधिकार सिर्फ 95 बैग्स का है। ये जो 4 आगे फर्दर कस्टमर ने यूज नहीं करे, इसका उसको कोई अधिकार ही नहीं है, समझे। तो यहां पे देखो हम क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इन केस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस द प्रॉपर्टी पासेस फ्रॉम सेलर टू बायर। कब पास होती है, क्या क्या कंडीशंस थी। नंबर 1, व्हेन द पर्सन टू हुम गुड्स आर गिवन एक्सेप्ट देम और डज एन एक्ट व्हिच इंप्लाइज, यानी कि या तो हमें पता चल जाए कि उसने 100 के 100 बेच दिए, तो भाई सीधी सीधी सी बात हो गई कि सेल हो गई, क्योंकि उसने भी फर्दर बेच दिए, राइट। अब जैसे यहां पे क्या हुआ, 100 कट्टे थे, 100 में से 5 वो बेच चुका है, तो अप्रूवल का तो कंडीशन ही खत्म होगी, भाई वो बेच चुका है, इसका मतलब हमारी भी सेल हो गई, सीधी सीधी सी बात है। व्हेन द पर्सन टू हुम गुड्स आर गिवन रिटेन द गुड्स विदाउट गिविंग हिज अप्रूवल और गिविंग नोटिस ऑफ रिएक्शन बियॉन्ड द फिक्स टाइम, यानी कि जब टाइम लैप्स हो जाए, एक रीजनेबल टाइम के बाद, कब तक आप मानोगे, देखो यहां पे इसने बोला ना 1 महीने, 1 महीने में बता दूंगा, 1 महीने के बाद में भी अगर ये कोई नोटिस ना दे, कोई जानकारी ना दे, तो भाई मैं तो सेल मान लूंगा ना, सीधी सी बात है, राइट। अब देखो, हमेशा सेक्शन लिखा, सेक्शन को ब्रीफ करा कि सेक्शन क्या बोलता है, फिर रिलेट करा। मैंने आपको पिछली वाली क्लास में ही बताया था कि ऐसे ही क्वेश्चन के आंसर फ्रेम करने हैं। सेक्शन लिखो, सेक्शन को ब्रीफ करो, उसके बाद फिर क्वेश्चन से रिलेट करो। क्या हो रहा है, इन द गिवन केस द सेलर हैज डिलीवर्ड ऑन अप्रूवल 100 बैग्स ऑफ राइस, ठीक हो गया। उसके बाद आउट ऑफ दीज लोकल रिटेलर ने 5 बैग्स बेच भी दिए, इट इंप्लाइज लोकल रिटेलर हैज एक्सेप्टेड 5 बैग्स, यानी 5 बैग्स तो वो एक्सेप्ट कर चुका है। एक हफ्ते बाद लोकल रिटेलर को कंप्लेन आई, तो वो रिटर्न करना चाहता है ऑल द बैग्स, तो प्रोविजंस के हिसाब से रिटेलर सिर्फ कितने बैग रिटर्न कर सकता है, ओनली 95 बैग्स। समझ में आया, सिर्फ 95 बैग्स वापस कर सकता है, क्योंकि वहीं पे उसकी अथॉरिटी है, वही अभी रिटर्नेबल बेसिस में आते हैं। 5 तो उसने बेच दिए भाई, तो ऑप्शन ही नहीं है उसके पास रिटर्न करने का। समझ गए, बढ़िया खास सवाल है, बढ़िया सवाल, गुड क्वेश्चन। अगला क्या क्वेश्चन है बच्चों, आओ जी, नेक्स्ट है, मिसेस कंचन वेंट टू द लोकल
राइस एंड व्हीट होलसेल शॉप एंड आस्क्ड फॉर 100 kg ऑफ बासमती राइस। लो जी, फिर से 100 किलो बासमती राइस मांगे हैं मिसेस कंचन ने। शॉपकीपर ने कोट करा प्राइस 125 रुपए पर केजी पे, जो उसने एग्री भी कर लिया। ओके, मिसेस कंचन ने इंसिस्ट करा कि शी वुड लाइक टू सी द सैंपल। ध्यान से पढ़ना बच्चों, शी वुड लाइक टू सी द सैंपल, इसका मतलब वो इंस्पेक्शन करना चाहती है। अब बताओ क्या हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा है ये चीज कि हम बायर को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो इंस्पेक्ट कर सकता है गुड्स को? अभी पीछे भी मैंने आपको बताया है ना। अच्छा जी, व्हाट वुड बी प्रोवाइडेड टू हर बाय द शॉपकीपर बिफोर शी एग्रीड। सही है, शॉपकीपर ने उसको एक पूरा बाउल दिया एज पर सैंपल की। देखो देखो ये सैंपल होने वाला है। सैंपल एग्जैक्टली कॉरस्पॉन्ड टू द एंटायर लॉट। मिसेस कंचन एग्जामिन द सैंपल कैजुअली। अब देखो यहां है गलती, उसने बस कैजुअली देखा। कैजुअली का मतलब ऊपर ऊपर से देखा। अब कैजुअली देख रहे हो तो उसमें कंचन की गलती होने वाली है अगर कुछ भी गड़बड़ हो, क्योंकि उसने तो लॉट दिया आपको पूरा कि लो चेक करो, ये बाउल है बिल्कुल सेम ऐसे चावल होंगे, चेक करो। वो कैजुअली वैसे उसने देखा, हाँ हाँ चलो ठीक है, छोड़ दिया। विदाउट नोटिसिंग द फैक्ट दैट इवन दो द सैंपल वॉज दैट ऑफ बासमती राइस बट इट कंटेन्ड अ मिक्स ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट ग्रेन्स। यानी कि कुछ जो ग्रेन्स हैं वो लॉन्ग हैं, कुछ ग्रेन्स वो शॉर्ट हैं, यानी कि कुछ ना कुछ तो मिलावट थी। अब सेलर तो बोल रहा है भैया मैंने आपको इंस्पेक्ट करने का मौका दिया था, आपने टाइम लिया, आपने कैजुअली देखा, तो अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मेरी गलती नहीं है भाई, है ना। देखो क्या दिया हुआ है, द कुक ऑन ओपनिंग द बैग्स कंप्लेन्ड दैट द डिश इफ प्रिपेयर्ड, बोल रहा है जो बिरयानी बनेगी ना, जो डिश बनेगी, इफ प्रिपेयर्ड विद द राइस वुड नॉट टेस्ट द सेम। बोल रहा है सेम टेस्ट नहीं करेगा, as the quality of rice was not as per the requirement. Now Mrs. Kanchan wants to file a suit of fraud. लो जी, कंचन जी ने बोला मैं तो फ्रॉड का सूट फाइल करूंगी, बोलूंगी उसने मिक्स मिलावट करी है। बताओ क्या वो सक्सेसफुल होंगी? द आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं। क्यों भाई? सेलर ने आपको अपॉर्चुनिटी दी थी, इंस्पेक्ट कर लो, उसने तो वही चीज दी ना आपको सेम टू सेम, तो आप उसको कैसे फ्रॉड बता सकते हो? वहां तो आपकी गलती है कंचन जी, आपकी गलती है। आगे लिखा हुआ है व्हाट वुड बी योर आंसर इन केस मिसेस कंचन स्पेसिफाइड हर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट एज टू लेंथ ऑफ द राइस। हाँ ये हो गया, देखो बोल रहा है अगर मिसेस कंचन स्पेसिफाई कर देती है उसकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट, फिर तो बच्चों डिस्क्रिप्शन हो जाता, सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन। जब उसने डिस्क्राइब कर दिया तो फिर तो मैच करना चाहिए, फिर वो केस कर सकती थी। ठीक है, देखो जरा क्या है। पहले सेकंड वाला ही देख लें। In case Mrs. Kanchan specified her exact requirement as to length of the rice, then there is an implied condition that the goods shall correspond with the description. If it is not so, the seller will be held liable. लेकिन पहले वाले केस में देखो क्या है, Section 17 of the Sale of Goods Act 1930, in a contract of sale by sample, there is an implied condition that bulk shall correspond with the sample. लो जी, implied condition अभी पीछे भी आई थी कि जो bulk है वो sample से मैच होना चाहिए। Buyer shall have a reasonable opportunity of comparing the bulk, buyer को इंस्पेक्शन करने का एक टाइम मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखो बोल रहा है कि सेम केस में यहां पे मिसेस कंचन जो है विल नॉट बी सक्सेसफुल एज शी कैजुअली एग्जामिन द सैंपल। अब उसने कैजुअली करा ना, तो गलती तो उसकी है भाई। ठीक है, डन सर। लो जी, फिर से अब इस बार वीट की बात हुई, चलो फाइनली चावल की बात नहीं हुई, वीट की बात हुई। रवि सोल्ड 500 बैग्स, ये चावल और वीट तुम्हें बहुत देखने को मिलेंगे पेपर में। रवि सोल्ड 500 बैग्स ऑफ वीट टू तुषार। लो जी, रवि है, रवि ने तुषार को 500 बैग्स बेचे हैं वीट के, हर बैग में 50 किलो वीट है। रवि ने 450 बैग तो भेजे हैं रोड ट्रांसपोर्ट से, सड़क से गए हैं, और तुषार 50 अपनी गाड़ी में ले गया। बिफोर तुषार रिसीव्स 450 बैग्स, अभी तुषार को वो 450 डिलीवर नहीं हुए। ठीक है, ही बिकम्स बैंकरप्ट। लो जी, बैंकरप्ट हो गया पहले ही, अभी उसको 450 जो बैग्स हैं वो डिलीवर ही नहीं हुए। रवि बिंग स्टील अनपेड। लो जी, ये हो गया अनपेड सेलर। रवि को अभी तक पैसे नहीं मिले हैं, अनपेड सेलर है, उसको पता चल गया कि वो बैंकरप्ट हो गया। स्टॉप्स द बैग इन ट्रांजिट। बताओ क्या स्टॉपेज इन ट्रांजिट का अधिकार होता है एक अनपेड सेलर को? सारे के सारे राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर पढ़ाए हैं, क्या स्टॉपेज का अधिकार होता है? ऑफिशियल रिसीवर ऑन तुषार इंसॉल्वेंसी क्लेम्स द बैग। जो ऑफिशियल रिसीवर है तुषार का, वो बोल रहा है बैग दो भाई, डिसाइड द केस विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो हम बोलेंगे राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का सवाल है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस वेयर बायर ऑफ द गुड्स बिकम इंसॉल्वेंट, अनपेड सेलर।
हैज द राइट ऑफ स्टॉपिंग देम इन ट्रांजिट, वो उन गुड्स को रोक सकता है और वो पोजेशन में उनको वापस से ला सकता है। ठीक हो गया बच्चों, क्लियर है या नहीं है? परफेक्ट, बहुत बहुत बढ़िया। इन द इंस्टेंट केस तुषार द बायर बिकम इंसॉल्वेंट, 450 बैग्स आर इन ट्रांजिट, तो रवि जो सेलर है कैन स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ इट टू तुषार, और वो जो उसका ऑफिशियल रिसीवर है वो क्लेम नहीं कर सकता। बढ़िया सर। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या क्या दिया हुआ है देखो। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड? डायरेक्ट सवाल बच्चों, फिक्स टाइम पीरियड के लिए तो आप क्लास 11th में ही पढ़ते हो, जब टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा देन वो पार्टनरशिप समाप्त हो जाएगी। कॉन्टिन्यूइंग गारंटी कैन बी रिवोक्ड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कॉन्टिन्यूइंग गारंटी कब रिवोक करी जा सकती है? फिर से डायरेक्ट सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? भैया सिंपल सिंपल सा सवाल है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लिख लोगे, फिर भी आंसर्स हैं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, सिंपल है। अगला सवाल क्या है? ओके, क्या सवाल है? PQR formed a partnership agreement to operate motor buses, अच्छा मोटर बसेस का बिजनेस करा है, along specific routes for a duration of 12 साल का पार्टनरशिप करा था। 12 साल के लिए बच्चों उन्होंने पार्टनरशिप करा था, ठीक है। आफ्टर ऑपरेटिंग द बिजनेस फॉर 4 years इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट बिजनेस इनकर्ड लॉसेस। लो जी, 4 साल बाद पता चला कि बिजनेस को तो हर साल लॉस हो रहा है। 4 साल से लगातार लॉस झेल रहे थे बेचारे, PQR तीनों झेल रहे थे। 4 साल के बाद लगा कि भाई अब तो झेल नहीं पाएंगे भाई, बहुत लॉस हो रहा है। डिस्पाइट दिस पी ने बोला कि मैं तो कंटिन्यू करना चाहता हूं। पी ने बोला मैं तो अमीर परिवार से हूं, मैं लॉस झेल लूंगा। QR बोल रहे हैं भाई तू तो झेल लेगा, हम तो मर गए, हम तो नहीं करना चाहते। अब होगा विवाद। एग्जामिन विद रेफरेंस टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कैन पी इंसिस्ट टू कंटिन्यू द बिजनेस? क्या पी ये बोल सकता है नहीं तुम भी छोड़ के नहीं जा सकते? इफ सो व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल टू Q&R who are reluctant to continue? reluctant का मतलब नहीं करना चाहते, reluctant का मतलब क्या होता है? नहीं करना चाहते, वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते भाई। पी और ये बोल रहे हैं QR हम नहीं कंटिन्यू करना चाहते, ठीक है जी। तो बताओ अब क्या होगा इस केस में, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? भाई सिंपल सी बात है, आप लोग आपस में लॉस के केस में फर्म को डिसॉल्व कर सकते हो, पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी। अगर फिर भी पी जबरदस्ती करता है तो QR कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट वहां पे कंपलसरी डिसोल्यूशन का ऑर्डर देके डिसॉल्व करवा सकती है। ये भी इनफैक्ट क्लास 12th में पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन में थ्योरी में पढ़ाया मैंने तुम लोगों को, सेम वही चीज है। क्या है देखो, और इस यहां तो पढ़ाया ही है। सेक्शन 40 बच्चों ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, डिसोल्यूशन का सेक्शन याद रखना। ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट गिव्स राइज टू पार्टनर टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप बाय एग्रीमेंट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। भाई सब लोग अपना म्यूचुअल कंसेंट से क्या कर सकते हैं? बंद कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 कोर्ट में एट द सूट ऑफ द पार्टनर्स, QR चाहे तो कोर्ट में जाए, अगर पी नहीं मान रहा कोर्ट में जाए, कोर्ट में जाके कोर्ट को बोलेंगे भैया लॉसेस हो रहे हैं हम नहीं बंद करवाओ, है ना। मे डिसॉल्व अ फर्म ऑन वेरियस ग्राउंड्स इंक्लूडिंग वेयर द बिजनेस कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस। इस केस में पी कंटिन्यू करना चाहता है, राइट, और QR नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे पी जो है can insist on continuing the business if the partnership agreement does not specifically provide such a right to one or more partners. Section 40 specifies that with the consent of all the partners or with the contract the partners of the firm can be dissolved. QR के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है मैंने आपको पहले ही बता दिया बच्चों, या तो म्यूचुअली एग्री कर लो बंद कर दो, या फिर कोर्ट के पास चले आओ कोर्ट बंद करवा देगा। अगला सवाल आ रहा है विद द रेफरेंस टू प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, आप बताओ इंसॉल्वेंसी के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है। पूरा इंसॉल्वेंसी पढ़ाया मैंने एक लेक्चर में, उसमें जितने कंडीशंस थे सारे चिपका देना, यहाँ पे सेम टू सेम सारे के सारे लिख देना। भाई सीधी सीधी बात, इंसॉल्वेंट हो गया, फर्म कंटिन्यू नहीं रह सकती, उसी दिन से पार्टनर को बाहर कर दिया जाएगा, वो सारी की सारी चीजें। देखो क्या लिखा हुआ है, इंसॉल्वेंट पार्टनर कैन नॉट बी कंटिन्यूड एज अ पार्टनर, नहीं पार्टनर रहेगा। ही विल बी सीज टू बी अ पार्टनर फ्रॉम द वेरी डेट, उसी तारीख से जिस दिन एडजुडिकेशन आएगा उस तरीके का। Estate of the insolvent partner is not liable for the acts of the firm done after a date of adjudication. Adjudication की डेट के बाद जो estate है वो लाइबल नहीं होने वाली, फर्म भी लाइबल नहीं होगी। तो सारी की सारी कंडीशंस आपको एज इट इज इंसॉल्वेंसी पे एग्जाम में लिख के आनी है। डन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, अगला सवाल क्या है बच्चों जी, बड़े ध्यान से देखेंगे क्या है। राम एंड श्याम दो पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में, स्टाइल्ड एज RS एंड द कंपनी, ठीक है। राम और श्याम दो पार्टनर्स हैं,
गोपाल एक रिनोन्ड बिजनेसमैन है, इज देयर कॉमन फ्रेंड। गोपाल इनका फ्रेंड है, मेन पार्टनर राम और श्याम है, गोपाल इनका दोस्त है। राम ने इंट्रोड्यूस कराया गोपाल को सुंदर से। सुंदर कौन है? कोई थर्ड पार्टी लग रहा है। अभी तक तो दो ही कैरेक्टर थे, राम और श्याम, तीसरा दोस्त था गोपाल, चौथा आ गया अब सुंदर। राम ने सुंदर से गोपाल को मिलवाया। सुंदर है कौन? सप्लायर है फर्म का, एज हिज न्यूली ज्वाइंड पार्टनर। अच्छा, राम ने सुंदर को बोला, वो सप्लायर है भैया, उनसे माल खरीदते हैं ये लोग, उसको बोला कि ये हमारा न्यूली ज्वाइंड पार्टनर है। गोपाल को पता था दैट ही इज नॉट अ पार्टनर, वो चुप रहा। लो जी, समझ रहे हो तुम आगे क्या होने वाला है? वो चुप रहा, उसने खुद को प्रिटेंड कर दिया कि मैं पार्टनर हूं। आगे कोई डीलिंग होगी, बाद में वो कहेगा मैं तो पार्टनर ही नहीं था, और अल्टीमेटली एस्टोपल की वजह से वो भी लायबल होगा हर चीज पे। पढ़ते हैं। To keep quiet on such an introduction, this information about Gopal being a partner to the firm was shared by Sundar with another businessman Madhav. लो जी, सुंदर ने ये बात माधव को बताई। कोई और सप्लायर होगा, कोई और बिजनेसमैन होगा, कोई और डीलर होगा, ठीक है। अगले दिन सुंदर सप्लाइड रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट। लो जी, सुंदर ने तो फर्म को उधार पे क्रेडिट पे माल बेच दिया, ठीक है, और माधव ने 5 लाख रुपए दे दिए फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्या कंसीडर करते हुए कि गोपाल पार्टनर है, जबकि गोपाल कोई पार्टनर था ही नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, सवाल क्या है? ऑन द ड्यू डेट्स फर्म अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं कर पाई। एडवाइज गोपाल वेदर ही इज लायबल टू सुंदर। क्या गोपाल सुंदर को लायबल है या गोपाल माधव को लायबल है फॉर द लायबिलिटी ऑफ द फर्म? यहां पे बच्चों पार्टनर बाय एस्टोपल, उसने दिखाया था, खुद को प्रेजेंट किया था, सुंदर के आगे तो खुद को प्रेजेंट किया था कि भैया मैं पार्टनर हूं, तो वो सुंदर को तो लायबल होगा। लेकिन माधव से उसको क्या मतलब? भाई सुंदर अब आगे 10 लोगों को बोल दे कि गोपाल पार्टनर है, वो 10 के 10 डील कर ले, तो वो 10 लोगों को लायबल थोड़ी ना होगा। तो जो गोपाल है वो सुंदर को तो लायबल होगा, लेकिन माधव को लायबल नहीं होगा, ठीक है। देखो जरा, पार्टनर बाय एस्टोपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। Anyone who by word spoken or written or by conduct represent himself or knowingly permit himself to be represented to be a partner is liable as a partner in that firm to anyone who has on the faith of any such representation gives credit to the firm। ठीक है या नहीं है बच्चों? पूरा का पूरा पहले डिफाइन कर दिया। अब इन द इंस्टेंट केस की हम बात करें, अगर हम इंस्टेंट केस की बात करें, since Gopal allowed himself to be represented as a partner to RS and company and third parties acted based on this belief, therefore Gopal is held liable to Sundar as he represents himself by his act to be a partner। However, Gopal is not liable to Madhav, Madhav को वो liable नहीं होगा, ठीक है ना? क्योंकि वही वाली बात है भैया, सीधी सी बात है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे माधव को तो किसी और ने बताया था ना, उसने खुद तो प्रेजेंट करा ही नहीं, खुद तो प्रेजेंट नहीं करा, तो यहां पे वो तो लायबल ही नहीं होगा। सही है जी, परफेक्ट। हेंस गोपाल इज लायबल टू सुंदर एंड नॉट टू माधव। अब आ रहा है बच्चों एलएलपी एक्ट। एलएलपी से कोई ज्यादा सवाल तो आते नहीं है, छोटा सा एक्ट है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या है? एलएलपी इज अ न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विद लिमिटेड लायबिलिटी। इट्स एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। डेफिनेशन सी दी हुई है, that only gives the benefits of the limited liability at low compliance। Lodge। Keeping in view the above, define the following characteristics। Define करो बॉडी कॉर्पोरेट। भैया बहुत डिटेल में पढ़ाया मैंने आपको बॉडी कॉर्पोरेट, पूरा लिखना अच्छे तरीके से। दूसरा, म्यूचुअल एजेंसी होती है या नहीं होती है? एलएलपी में म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती, ध्यान रखना। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट और प्रिंसिपल दोनों नहीं है भाई, यहाँ पे नहीं होती, नॉर्मल पार्टनरशिप में होती है। फॉरेन एलएलपीज और आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, सब बढ़िया तरीके से यहाँ पे आपको डिफाइन कर देना है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, देख लेना। लो स्क्रीनशॉट लेना, ले लो। डन डना डन डन डना डन डन। कंपनीज एक्ट पे चलते हैं। कंपनीज एक्ट का पहला सवाल क्या है सर? पहला सवाल, बीसी प्राइवेट लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी केएल प्राइवेट लिमिटेड आर होल्डिंग 90,000 70,000 शेयर्स इन पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड। ओके, दो कंपनीज है बच्चों, एक है बीसी प्राइवेट लिमिटेड, एक है इसकी सब्सिडरी है। अच्छा, इसकी सब्सिडरी है केएल प्राइवेट लिमिटेड, और इन्होंने, इसने 90,000 शेयर्स खरीदे, इसने 70,000 शेयर्स खरीदे। कौन सी कंपनी में? पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड में। अच्छा, इसके 90,000 और 70,000, ठीक है।
अब देखो ये KL इसकी सब्सिडरी है, इसका मतलब ये भी BC नहीं खरीदे हुए हैं यार। द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ PQ इज 30 लाख रुपए, 3 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, 3 लाख शेयर्स हैं टोटल, 3 लाख टोटल शेयर्स हैं बच्चों, जिसमें से 90 इसने खरीद लिए, 70 इसने खरीद लिए, यानी 1,60,000 शेयर्स। ठीक है, ओके। एनालाइज विद रेफरेंस टू प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट वेदर PQ, क्या PQ सब्सिडरी होगी BC की, क्या BC की सब्सिडरी होगी? व्हाट वुड बी योर आंसर इफ KL प्राइवेट लिमिटेड इज होल्डिंग 1,60,000 शेयर? अगर पूरे के पूरे 1,60 ये खरीद रही होती तब आपका क्या आंसर होता? भाई बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। देखो एक बात बताओ, KL जो है वो ऑलरेडी BC की सब्सिडरी है, तो इसका मतलब BC ही तो होल्डिंग कंपनी है ना, मालिक कंपनी तो यही है। तो इसने शेयर खरीदे या इसने शेयर खरीदे, अल्टीमेटली है तो होल्डिंग के ही नाम। तो होल्डिंग जो है, ऑफ कोर्स ये दोनों मिला के भी अगर इसके शेयर्स खरीद रहे हैं तो ये इसकी सब्सिडरी हो जाएगी। ये बोल रहा है कि भैया आपका आंसर क्या होगा अगर सिर्फ KL ने, सिर्फ इसने पूरे 1,60 खरीदे होते, तब भी वही होता, तब भी वही होता कि भाई BC जो है होल्डिंग है किसकी, KL की, और KL जो है वो होल्डिंग है किसकी, PQ की। तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ऑफ कोर्स ये इसके बराबर होगा या नहीं होगा? तब भी यही होता बच्चों कि अल्टीमेटली BC दोनों ही केसेस में BC होल्डिंग रहेगा ही रहेगा इनका। परफेक्ट सर, देखो क्या दिया है, आओ सर कंडीशंस लिख देना बच्चों। कंडीशंस पता है ना, या तो बोर्ड को कंट्रोल करे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करे, या मोर देन हाफ 50% से ज्यादा। अच्छा जी, सेक्शन 2 क्लॉज 87 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन सब्सिडरी कंपनी। कौन सी होती है सब्सिडरी कंपनी? वो होती है जिसके अंदर जो होल्डिंग कंपनी है कंट्रोल करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और दूसरा मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर किसके पास होती है, या तो एक कंपनी के पास या उसकी और उसकी सब्सिडरीज को मिला के। ठीक है, ओके हो गया। अब यहां पे देखो क्या है, इन द इंस्टेंट केस BC प्राइवेट लिमिटेड टुगेदर विद इट्स सब्सिडरी KL प्राइवेट लिमिटेड इज होल्डिंग 160 शेयर्स व्हिच इज मोर देन 1/2, एक 1/2 से ज्यादा है, तो PQ जो है वो सब्सिडरी हो जाएगी BC की। ठीक है, सेकंड केस में भी यही बोल रहा है कि आंसर जो है वो सेम ही रहने वाला है। आंसर सेम क्यों रहेगा? जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि भैया A होल्डिंग है B की, B होल्डिंग है C की, तो A होल्डिंग है C की, वही चीज है। डन सर। अगला सवाल क्या है बच्चों, नरेंद्र मोटर्स, मोदी जी की बात हो रही है, एक नरेंद्र मोटर्स है और है भी गवर्नमेंट कंपनी। वाह शाबाश ICI, नरेंद्र मोटर्स एक गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक हो गया बच्चों, गवर्नमेंट कंपनी है। और शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड हैव शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ 10 लाख शेयर्स ऑफ 100 ईच। अच्छा, एक कंपनी है शाह ऑटो, ठीक है, इसके पास 10 लाख शेयर्स हैं, 100 रुपए का एक है। नरेंद्र मोटर लिमिटेड इज होल्डिंग 5,05,000 शेयर्स इन शाह ऑटो, इसके 5,05,000 शेयर मोदी जी के पास है। ठीक हो गया, बढ़िया है। आगे क्या लिखा हुआ है, शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड क्लेम्ड द स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ये बोल रहा है कि हम भी गवर्नमेंट कंपनी है। एडवाइज एज लीगल एडवाइजर वेदर शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। भाई सीधी सी बात है, गवर्नमेंट कंपनी कब बनती है? अगर 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो या स्टेट गवर्नमेंट के पास हो या सेंट्रल और स्टेट के पास हो मिलजुल के, है ना, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे देखो नरेंद्र मोटर जो है वो भी एक गवर्नमेंट कंपनी है, उसने इसके 5,05,000 यानी 50% से ज्यादा शेयर्स भी खरीद लिए हैं, तो सीधी सी बात है भैया यहाँ पे ये भी गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। देखो जरा, according to the provisions of section 2 clause 45 of the companies act, government company means any company in which not less than 51% of the paid up capital held by या तो central government या state government or governments or partly by central government, partly by one or more state governments, and the section, या देखो मेन चीज, includes a company which is a subsidiary company of such a government company। ठीक है या नहीं है? सही हो गया बेटा। यानी कि सब्सिडरी कंपनी अगर हम बात करें इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। ये तो पीछे भी हमने पढ़ लिया था। अब यहां पे क्या दिया हुआ है, शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ
नरेंद्र मोटर लिमिटेड, बिकॉज नरेंद्र मोटर जो है वो होल्ड कर रहा है 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर. फर्दर एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 45 अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ गवर्नमेंट कंपनी. जो एक सब्सिडरी कंपनी होती है किसी भी गवर्नमेंट कंपनी की, तो वो भी हम गवर्नमेंट कंपनी ही मानते हैं. हेंस शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड बीइंग सब्सिडरी will also be considered as a government company. Done sir. लो जी, अगला सवाल. XYZ is a company incorporated under the Companies Act. पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो किस किस के पास है? लो जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 20%, LIC के पास 8%. अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20% लिया हुआ है. लो बेटा जी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20% लिया हुआ है. मेरा माइक बंद हो गया था बीच में, शुक्र है मैंने टाइम से देख लिया, नहीं तो मैं पूरा पढ़ा देता. ऐसा कई बार होता है मेरे साथ. ये माइक जो है ये एक्सपायर हो गया है, नया लेने वाला हो गया है. मैं पूरी वीडियो बना देता हूँ, फिर माइक पे ध्यान नहीं देता पढ़ाने के चक्कर में, और वो बीच में बंद हो जाता है, फिर दोबारा बनाओ. अब तुमको कैसे बताऊं कि क्या क्या परेशानियां आती हैं. देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 20%, LIC के पास 8%, इससे हमें फर्क भी नहीं पड़ता. गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के पास 10% ये होगा. गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के पास 10% ये भी होगा. और कोई ABC लिमिटेड है ये भी नहीं होगा. तो टोटल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मिला के 40% ही होल्डिंग बन रही है. तो फिर ये जो कंपनी है हमारे पास XYZ लिमिटेड, ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाएगी बच्चों. गवर्नमेंट कंपनी की अभी हमने पीछे डेफिनेशन भी पढ़ी थी, देखो पूरी डेफिनेशन लिख के आना. नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स. तो इस केस में जो गवर्नमेंट की होल्डिंग है वो 40% ही बन रही है. इसीलिए हम बहुत क्लियरली बोलेंगे कि यहाँ पे XYZ लिमिटेड डज नॉट क्वालिफाई टू बी अ गवर्नमेंट कंपनी. डन सर. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हमारे पास अब आ रहा है. अब बच्चों हमने ऑलमोस्ट पूरा RTP कर लिया है ना. और पूरे RTP में देखो आप लोग एक चीज बहुत कॉमन देख रहे होंगे कि अगर आपने एक्ट अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने सारे कंडीशंस याद करे हैं, तो आप लोगों के लिए सॉल्व करना बहुत सिंपल हो जाता है. कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर ध्यान से समझा है, लर्न भी करा है, तो आपके लिए इजी होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आएगी. हाँ, लेंदी जरूर हो सकता है, लास्ट अटेम्प्ट वाला बहुत लेंदी था, बट आप अपना बेस्ट दो, दिक्कत मत लो. ठीक है. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से क्या क्या सवाल है, आ जाओ चेक करते हैं. सबसे पहले दिया हुआ है मिस्टर वाई ने एक चेक दिया 10,000 का मिस्टर जेड को. ठीक है, जो डिसऑनर हो गया. क्यों? क्योंकि वाई के पास फंड्स नहीं थे उनके अकाउंट में. अच्छा जी, ठीक है. एंड हैज नो अथॉरिटी टू ओवरड्रॉ, वो ओवरड्राफ्ट भी नहीं कर सकता था. ठीक है. एग्जामिन एज पर द प्रोविजंस ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बताओ वेदर मिस्टर वाई इज लायबल फॉर द डिसऑनर. क्या वो लायबल होंगे? भाई सीधी सी बात है, तुमने चेक क्यों दिया? अगर तुम्हारे खाते में पैसे नहीं थे तो लायबल तो होगे. इफ यस, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज फॉर सच एन ऑफेंस. क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं बच्चों? हमने ये पढ़ा था कि अगर चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या कुछ भी इस तरीके का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाता है, तो फिर उस सिनेरियो में 2 साल तक की जेल, या फिर जितना अमाउंट है उसका ट्वाइस अमाउंट आपको देना पड़ सकता है, या फिर दोनों ही देने पड़ सकते हैं. तो दोनों चीजें यहां पे आप लिख दोगे. व्हाट वुड बी योर आंसर इफ वाई ने चेक दिया होता डोनेशन में? फिर नहीं होगा. डोनेशन में, किसी अच्छे काम के लिए, या सिक्योरिटी के फॉर्म में कोई चेक दिया था, तो फिर वहां पे ये पनिशमेंट्स नहीं है. ठीक है. देखो क्या था, हमेशा की तरह बच्चों पहले एक्सप्लेन कर दो कि क्या चीज है. डिसऑनर सेक्शन हमारे पास 138 आ जाएगा. सेक्शन 138 क्या होता है? जब कोई चेक आपने किसी को दिया है, ठीक है, किस लिए? पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट टू अनदर पर्सन फ्रॉम दैट अकाउंट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ एनी डेट. मेन चीज गिफ्ट है, डोनेशन है, सिक्योरिटी है, मोरल ऑब्लिगेशन है, इलीगल कंसिडरेशन है, तब ये नहीं चलता. ठीक है. इज रिटर्न्ड बाय द बैंक, अगर बैंक ने वापस कर दिया कि भैया ये तो डिसऑनर हो गया है, तो उस पर्सन ने एक ऑफेंस करा है. ठीक है. और वो पनिशेबल है. कैसे? इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 2 साल तक की, और फाइन हो सकता है ट्वाइस द अमाउंट की, और बोथ. मेन चीज तो ये. ठीक है. अब इस केस में भी ऐसा ही हुआ है, तो सीधी सीधी सी चीजें चल जाएंगी. फर्स्ट में हम लिख देंगे. सेकंड में बच्चों एक चेक जो गिफ्ट या डोनेशन के फॉर्म में दिया है, सिक्योरिटी के फॉर्म में दिया है, मोरल ऑब्लिगेशन के फॉर्म में दिया है, या इलीगल कंसिडरेशन में है, वुड बी आउटसाइड ऑफ द परव्यू ऑफ दिस सेक्शन. तो अगर वाई ने चेक दिया होता एज अ डोनेशन, तो फिर वो लायबल नहीं था. ठीक है. परफेक्ट सर. आखिरी सवाल. रिलायबल लिमिटेड बच्चों एक इंडियन कंपनी है.
इज अ ग्लोबल लीडर इन पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनाती है। फॉर पेमेंट ऑफ द सेल प्राइस ऑफ मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम एलेक्स मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। एलेक्स मैन्युफैक्चरिंग जो है बच्चों एक यूएस बेस्ड कंपनी है, ठीक है, जो इंडियन कंपनी है, उसने एक बिल ऑफ एक्सचेंज दिया मनीष को। मनीष कौन है? रेजिडेंट ऑफ मुंबई है, जिसने बिल एक्सेप्ट किया मुंबई में, ठीक है। अब देखो लिखा भी गया उस पे मुंबई में, एक्सेप्ट भी हुआ मुंबई में, बस पेबल होगा यूएस में। डिसाइड करो क्या ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है या एक फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। अब आपको पता है बच्चों इनलैंड के लिए क्या है, मेड इन इंडिया हो, यानी कि इंस्ट्रूमेंट इंडिया में ही लिखा गया हो या ड्रॉन इन इंडिया हो। उसके साथ साथ एक्सेप्टेड इन इंडिया, इंडिया में एक्सेप्ट हुआ हो, और पेबल टू इंडियन रेजिडेंट या इंडियन रेजिडेंट को पेबल हो, तो उस सिनेरियो में बच्चों एक इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बन जाता है ना। अब देखो यहां पे क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज मनीष पे लिखा गया है, सही है जी, सही है। उसके बाद उसने एक्सेप्ट भी यहीं पे करा है, तो अल्टीमेटली हमारी कंडीशंस तो पूरी हो रही है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है ना, सीधी सी बात है। तो ये तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। एज्यूम दैट द बिल ऑफ एक्सचेंज वाज साइंड बाय ऑथराइज्ड पर्सन फॉर द ड्रॉअर कंपनी। देखो जरा क्या है, एज पर सेक्शन 11 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक ड्रॉन और मेड इन इंडिया एंड मेड पेबल। देखो मेड इन इंडिया हो, मेड पेबल इन और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हो, उसको हम इनलैंड मान लेते हैं। तो हमारे केस में ड्रॉन इन इंडिया है, एक्सेप्टेड इन इंडिया है, भले ही पेबल आउटसाइड हो, हमारी कंडीशंस तो पूरी हो गई ना। तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा बिकॉज इट वाज ड्रॉन इन इंडिया एंड एक्सेप्टेड बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। तो ये एक इनलैंड इंस्ट्रूमेंट का पार्ट होगा। बढ़िया हो गया सर, खत्म, पूरा आरटीपी भी हमने देख लिया। बढ़िया तरीके से पढ़ते चलो। अभी लास्ट वीडियो में बच्चों कमेंट में एक बच्चे का सवाल था कि सर अगर मैं पिछले 4-5 अटेम्प्ट के आरटीपीज एमटीपीज लगा लेता हूँ, पेपर लगा लेता हूँ, तो क्या मेरे लिए सफिशिएंट रहेगा या पेपर किस तरीके का रहेगा। तो बच्चों ध्यान रखो, मैंने उसको भी यही रिप्लाई किया था कि आईसीएआई जब पेपर बनाता है तो प्रिडिक्ट करना तो इम्पॉसिबल है। आप क्लोज जरूर जा सकते हो लेकिन आप एग्जैक्ट पेपर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, राइट। बट हाँ, अगर आप 4-5 अटेम्प्ट के आरटीपीज एमटीपीज पेपर्स लगा लेते हो तो फिर उस सिनेरियो में काफी हद तक आपको पता चल जाता है कि पैटर्न क्या है, काफी हद तक आपको समझ में आता है कि पेपर किस तरीके का है और आप आसानी से कर भी लेते हो। तो हाँ, 4-5 अटेम्प्ट के आरटीपीज एमटीपीज और अगर आपने पेपर्स लगा लिए हैं तो आपके लिए बहुत ईजी रहने वाला है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं फिर से यही बोलूंगा कि जो बेसिक कंटेंट है ना वो किंग है। आप कंटेंट को समझ के चलो, कंडीशंस लर्न करके चलो, अंडरस्टैंडिंग अपनी बना के चलो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। खूब मेहनत करते रहना, पढ़ते रहना, कुछ भी छोड़ना मत, आपके लिए आसान हो जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अपनी अकाउंट्स की तैयारी भी खींच के रखो, बढ़िया तरीके से करके रखो, फिर आगे चलते हैं और चीजें कवर करनी है। बहुत सारे पेपर हैं, आ गए हैं, फाउंडेशन एग्जाम्स क्लियर कर देना, बिल्कुल फोड़ देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग, कीप स्माइलिंग।